कि ईरान के मिसाइल्स के पोटेंसी, इंटेंसिटी और कितने एक्चुअली टारगेट को हिट करते हैं, दैट विल बी क्रूशल। मगर फ्रॉम दी ओपनिंग सैल्वो ऐसा लगता है कि काफी पोटेंसी है, काफी एक्यूरेसी है। तो पॉलिसी अगर पाकिस्तानियों को इसका नहीं पता, मैं ख्याल पता है पाकिस्तानियों को सारे जानते हैं। एटमी पावर जो मैंने सवाल जी जी जी, आप उसकी तरफ आ रहे हैं। हम इस्लामी एटमी पावर हैं, तो हम कितना खटकते होंगे इनकी आंखों को? बहुत ज्यादा खटकते हैं। इसी वजह से आप देखें तो इजराइल और इंडिया का आपस में एक बड़ा क्लोज नेक्सस है। आप अगर देख रही हो, बड़ी दोस्ती नरेंद्र मोदी ने किया होगी। कल भी टेलीफोनिक राब्ता सबसे पहले इन दोनों का ही हुआ था। भी हुए सारा। गवर्नमेंट का तो काफी अर्से से ये एक एम या गोल रहा है कि ईरान को ऊपर हमला किया जाए और उसके पास जो भी न्यूक्लियर की साइड पे यूरेनियम एनरिचमेंट की खासतौर पर जो फैसिलिटीज हैं उनको तबाह कर दिया जाए, क्योंकि वो किसी सूरत में नहीं चाहते कि ईरान के पास ऐसी कैपेबिलिटी हो जो किसी शक्ल में जाके आगे उसको न्यूक्लियर वेपन हासिल करने में मदद दे। तो इसलिए यूरेनियम एनरिचमेंट की फैसिलिटीज़ को ना इजराइल पसंद करता है अंडर नेतन्याहू, ना ट्रंप साहब पसंद करते हैं। लेकिन हमने देखा कि कुछ नहीं हुआ उसके बाद भी। दूसरे ये कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को ऑलमोस्ट क्रिपल्ड कर दिया। इस वक्त जो ईरान की जो असल फोर्स बाहर रही है वो हिजबुल्लाह रही है। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को उन्होंने मार दिया और उसके बाद हमने सूरत हाल देखी कि हमास, हिजबुल्लाह, ये दोनों रेजिस्टेंस में तो कोई राय नहीं है कि अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जनरल सलामी को जो है वो शहीद किया गया, जनरल बाकरी को शहीद किया गया, उनके जो पासदारान के जो लीडर हैं वो उनके चीफ जो हैं वो शहीद हो गए, उधर आर्मी के चीफ को जो है वो शहीद किया गया, अभी जनरल अहमदी को जो है वो पासदारान इनकलाब का जो है वो सरबराह मुकर्रर किया गया है और एक और को गालिबन जो है वो अभी उन्होंने कायम मुकाम जो है वो फौज का सरबराह मुकर्रर किया गया है। ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो इस्राएली मुसाद है वो बहुत अंदर तक सरैयत कर गई है ईरानी सिस्टम में। इससे पहले सदर इब्राहिम रईसी का जो हादसा हुआ था, मैं तो उस टाइम पे भी कहता था कि ये हादसा नहीं था, ये उनके ऊपर जो है। पहली बात मैडम शेख कि किसने कहा है कि अमेरिका इसराइल को अलग-अलग दो चीज़ें हैं, या किसने कहा है कि अगर हमास का मसला हो, हिजबुल्लाह का मसला हो, लीबिया का मसला हो, शाम का मसला हो, इराक़ का मसला हो, तो अमेरिका और इसराइल दो अलग-अलग चीज़ें हैं? किसने कहा है कि अगर मसला ईरान का हो, अगर आपके सामने ईरान हो, तो अमेरिका और इसराइल? ठीक है। अच्छा सर, ये ऑलरेडी प्लान था। अभी नेतन्याहू की भी स्टेटमेंट्स आपने फिर कल देखी होंगी, जब फिर ईरान ने जवाब भी दिया, फिर इनको लग पता गया, फिर बंकर्स ढूंढते फिरे कि कहाँ अपनी आबादी को मूव करें। इन्होंने कहा कि हमने पहले से प्लान किया हुआ था, 6 महीने पहले से। अमेरिका को भी बात पता थी। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो ईरान के अंदर इंटेलिजेंस फेलियर है, ये छोटा हमला नहीं था। उनके 3 कमांडर्स, उनके चीफ, उनके 6 साइंसदान, न्यूक्लियर साइंसदान भी गए इसमें, पासदारान इनकलाब के सरबराह भी गए। उससे पहले आपको याद होगा वो हमास वाले, उनको भी यहीं पर टारगेट किया गया था ईरान पे। उसके बाद ये जो इस्माइल हानिया और इब्राहिम रईसी जो इनके सदर थे। मेरे ज़हन में सवाल ये आता है कि जब तक अंदर कोई काली भेड़ें नहीं होंगी, ब्लैक शिप, वो भी खैर सूरत हाल सामने आ गई, तो अंदर से आपको सफाई करने की ज़रूरत है कि इतनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो अंदर से जाएगी, तो फिर उनको अपना अंदर भी तो सफाई करने की ज़रूरत है ना। बिल्कुल है जी। एक्चुअली इट्स अ मेजर इंटेलिजेंस फेलियर। ये जो ऑपरेशन उन्होंने प्लान किया और जिस तरह उन्होंने एक डीप पेनिट्रेशन की ईरान के अंदर, ईरान के सिस्टम के अंदर, ईरान की इंटेलिजेंस उसके अंदर स्पाई मौजूद जी जी जी, वो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। इसके लिए ये 6 महीने की एफर्ट नहीं होती है, 3-4 साल की एफर्ट होती है। आपने बहुत मुश्किल से इस तरह के नेटवर्क्स डेवलप होते हैं, फिर उनको इस तरह के वेपन्स उन्होंने वहां पे पहुंचाए, ड्रोन्स वहां पे पहुंचाए, और उन्होंने कुछ प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस ईरान के अंदर पहुंचाए, और वो पहली स्ट्राइक थी उनकी। उसके बाद फिर जब रास्ता साफ हुआ, उनके डिफेंस एलिमेंट्स को उन्होंने ले लिया, बाकियों को ले लिया, तब आए। इसका मतलब यह है कि ईरान के सिस्टम के अंदर को बहुत सीरियस प्रॉब्लम था और है। और वो ज़ाहिर है ईरान की हुकूमत को उसको देखना पड़ेगा कि जी इसको कैसे हमने मैनेज करना है, बिकॉज ये बहुत सीरियस पेनिट्रेशन थी, मतलब जासूसी अंदर से मोसाद की बहुत सीरियस पेनिट्रेशन थी उसके अंदर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच जो चल रहा है उसके बारे में। दोस्तों दोनों ही देशों के बीच में युद्ध एक अलग ही मोड़ ले चुका है, जहाँ पर इजराइल ने पहले अटैक किया, उसके बाद ईरान ने अटैक किया, उसके बाद दोनों ही
जहाँ पर इजराइल के प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी कहा दिया कि इसका बहुत बड़ा परिणाम भुगतना होगा ईरान को। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों इजराइल की तरफ से जो पहले आत्मघाती हमले किए गए थे उनकी तरफ वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे, क्योंकि दोस्तों इनके अंदर इनके 3 जो मैन ईरान के 3 मैन जो अधिकारी थे वही मारे गए। उसके बाद में दोस्तों बहुत सारी चीज़ों का नुकसान भी हुआ, जिसके बाद में ईरान ने भी अटैक्स किए हैं, लेकिन अभी पता नहीं चल पा रहा है कि ईरान ने जो अटैक किया उसमें इजराइल को कितना नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम पूरी तरह से खौफनाक स्थिति में दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से ईरान के ऊपर अटैक हुए हैं उसके बाद में पाकिस्तान को जैसे ही पहले ही वार्न कर चुके हैं वहाँ के प्रधानमंत्री इजराइल के कि ईरान के बाद में पाकिस्तान का नंबर होगा, जिसे देखकर पाकिस्तान की जो मीडिया काफ़ी ज़्यादा ये परेशान हो रही है कि इस तरह इजराइल के ऊपर अगर इजराइल ऐसे अटैक्स कर रहा है ईरान के ऊपर तो हमारे ऊपर हम किस तरीके से जवाब देंगे। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी इजराइल ने पहले ही बोल दिया था कि अभी आने वाले टाइम जो है मुस्लिम कंट्रीज के लिए शायद बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होगा। वहीं दूसरी ओर देखा जाए दोस्तों तो ईरान अभी भी शायद इसको रिटेलिएट करने के मूड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी शायद ये दिखाएंगे कि हाँ हम मजबूत हैं, जैसे कि गाजा ने हमास वगैरह ने दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद में इनकी बुरी हालत हो गई थी। वही हाल शायद ईरान का भी होने वाला है। तो दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि इसकी किस तरह की से ईरान इस चीज़ को मैनेज करता है कि अपने यहाँ पर अटैक्स करोगे और शायद आगे भविष्य में आगे जो ऑल वर्ल्ड है उसको भी ऐसे खतरे ना हो। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। कैन लूज और लूज दिस टाइम मीन्स छोटा वोटा नहीं, काफी हद तक। और क्या करेगा अमेरिका? आज वॉशिंगटन ऑक्यूपाइड, इजरायली ऑक्यूपाइड वॉशिंगटन, जैसे मैं कहता हूं इजरायली ऑक्यूपाइड वॉशिंगटन में नो कंट्री इज मोर अनपॉपुलर देन इजराइल। जो अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन बदली है अगेंस्ट इजराइल थैंक्स टू द सैक्रिफाइसेस ऑफ दो शहीद्स इन गाजा, तो मेरा अपने ख्याल में ये बहुत ही प्रेशर होगा और ट्रंप कुछ नहीं कर पाएगा। और ट्रंप मत सोचे कि वो कुछ सैक्रिफाइस करेगा, उसको ही इज ऑलरेडी बिकम, अभी से ही डबल उसका जो वेल्थ है डबल हो गया है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये वॉर जो है ये चलेगी, मगर उस हद तक जब इजराइल देखता है और या उसको कोई समझाता है या रेजीम चेंज होता है इजराइल का, नॉट रेजीम चेंज इन ईरान, रेजीम होता है इजराइल का। बस एक चीज की जरूरत है ये सब चीजें होने के लिए कि द इंटेंसिटी ऑफ द अटैक, द पोटेंसी ऑफ द अटैक और अपना टारगेटिंग ऑफ द अटैक, वो अपने हुक्म मनवाने के लिए कमज़ोर वाले के ऊपर हमले करने शुरू कर देंगे तो हर दुनिया में फसाद मच जाएगा। सो ये किसी भी रीजन की और किसी मुल्क के दूर जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में नहीं है कि इस चीज़ की, इस टेंडेंसी को इनकरेज किया जाए। तो एक तो ये बहुत बड़ी एक यूएन चार्टर की और इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हुई है, इसको जितना जल्दी रोका जाए उतना बेहतर है। अब जो इसराइल नहीं मान रहा तो उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि वो चाहते हैं कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट की ईरान की कैपेबिलिटी है उसको मैक्स। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने के बाद में आपको साफ साफ देखा होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया करे कि नेतन्याहू कभी नहीं चाहते कि किसी भी पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर बम हो। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान या किसी मुस्लिम कंट्री के पास न्यूक्लियर बम होने का मतलब है वर्ल्ड को पूरी तरह से खतरा है। क्योंकि दोस्तों ये लोग पूरे सनकी टाइप के होते हैं, क्योंकि इनका जो मजहब है, इनके ये सब चीज़ें, ये सब यही सिखाता है कि किस तरीके से और जो अदर धर्म है उनके ऊपर कैसे अटैक करना है। क्योंकि दोस्तों इन लोगों के हिसाब से और जो लोग होते हैं उनके हिसाब से काफिर होते हैं, जिन्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो अभी जो इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है उसे देखकर साफ साफ स्थिति दिखाई दे रही है कि ये स्थिति वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है। क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड वार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों अगर इधर से इजराइल कमजोर पड़ेगा तो उसको अमेरिका को उससे सपोर्ट करना ही पड़ेगा, और अमेरिका सपोर्ट करेगा तो शायद ईरान के सपोर्ट में कुछ देश आएंगे और उसके बाद में दोस्तों इस तरीके से वर्ल्ड वार चालू हो जाती है, जिससे रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों कोई भी वार है अभी इतनी जल्दी शुरू बहुत जल्दी की जा सकती है, लेकिन उसे ख़त्म करने में सालों साल बीत जाते हैं, और उसके बाद में दोस्तों देशों को कितना नुकसान होता है, लोगों को कितनी क्षति पहुँचती है और कितने लोग मारे जाते हैं, कितने नुकसान होते हैं, सब अंदाज़ा लगाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों अभी जो सिचुएशन बनी हुई है उसको देखकर साफ साफ लग रहा है कि शायद वर्ल्ड वार 3 की तरफ हम जाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि ईरान अभी किस तरीके से अपने आप को मैनेज करता है आने वाले टाइम में, कि वो इजराइल को किस हद तक नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि दोस्तों अगर इजराइल के ऊपर ज़्यादा अटैक्स होंगे तो इजराइल भी धमाकेदार अटैक्स करेगा और उसके बाद में ईरान का उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जो बताएं। मैं चलो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।